हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की वीडियो हमारी रहने वाली है किसके ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। टोटल एमसीक्यूज़ की बात करें तो वो हमारे पास 300 प्लस हैं। इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इन 300 क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें इनको हमने क्या करा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। देखिए आज के इस पार्ट में पार्ट मान लें या फिर सेट मान लें, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास 100 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमें 100 और करने हैं और फिर 100 और करने हैं, ठीक है। मतलब 3 पार्ट्स में हमने क्या करना है, इस इंडियन इकोनॉमी को पूरा क्या करना है, कंप्लीट करना है। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस लाए हैं ना मैंने, जितने भी क्वेश्चंस हैं 300 जो भी हैं ये, ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर वाले जो जेकेएसएसबी ने पूछ रखे हैं ना, वही क्वेश्चंस लाए आपके लिए, ठीक है। डिफरेंट एग्जाम्स में जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हो गया, उसके बाद फाइनेंस में जो हुआ एग्ज़ाम हुए, ठीक है ना। तो बहुत सारे पीछे आप देखेंगे एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। उन सब में पूछे हुए क्वेश्चन जो हैं इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए, वो सारे आपके लिए लाए हैं, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से आगे चलते हैं और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो 100 है, कम नहीं है, इसलिए कम टाइम में हमें क्या करना है, इसको जल्दी कंप्लीट करना है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर एबोलिश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स मतलब जीएसटी के आने से कौन से टैक्स जो है वो अबोलिश हुआ था, खत्म हुआ था। प्रॉपर्टी टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, वैट है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा यहाँ से आप एक चीज़ ये भी देख लेना, एक चीज़ आपका काम है यहाँ पर देखना इस चीज़ को थोड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी सब पूछ लेते हैं कि जीएसटी जो है वो कब लॉन्च हुई है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स या फिर सेल्स टैक्स है। तो देखिए एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली किसी के ऊपर पड़ रहा है। इनडायरेक्ट जो हो गया मतलब एक दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, चौथा, ऐसे करके जो टैक्स हो रहा है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो उसमें इसमें अगर आंसर की बात करें तो होगा हमारे पास कौन सा, सेल्स टैक्स, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स है। बट ऊपर वाले देख लेना, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, सारे आपके पास कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ड्यू डेट ऑफ ए बिल। ड्यू हमें बतानी है एक बिल की, जो कि जिसके ऊपर देखेंगे एक्सचेंज ड्रॉन ऑन 30 जनवरी 2011। तो उसमें अगर देखेंगे एक्सचेंज की तो उसकी डेट कौन सी है, 30 जनवरी 2011 की हुई है वो, ठीक है। तो एक मंथ के लिए जो ड्यू डेट है वो क्या रहेगी, अब 5 मार्च 2011 रहेगी, 3 मार्च 2011, 29 फरवरी या फिर 4 मार्च। तो देखिए क्या रहेगी, देखिए इससे एक मंथ आपने आगे जाना है। तो एक मंथ 30 जनवरी से आगे आप चले जाएं, ठीक है ना। तो 30 जनवरी से एक मंथ आपने आगे जाना है, लेकिन आपको पता है फरवरी है उसमें 28 दिन होते हैं, ठीक है। तो 2 दिन यहाँ से निकल गए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे पे होगा, इसका मतलब आपके पास कौन सा होगा, ये 3 मार्च 2011 को ही होगा, ठीक है। लीप ईयर यहाँ पर नहीं लेना है, तो आपका ये 3 मार्च को ही जाकर पड़ेगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स outlay अनाउंस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द यूनियन बजट 24-25। 10.10 लाख करोड़ है, 11.11 है, 12.12 या फिर 13.45। तो क्या होगा इसका आंसर, वो है आपके पास 11.11 लाख करोड़। नेक्स्ट है, इन द सिचुएशन ऑफ बैंक्रप्सी ए स्टॉक विच इज रिकॉर्डेड अबव कॉमन स्टॉक एंड बिलो डेट अकाउंट इज, क्या होता है वो, प्रेफर्ड स्टॉक होता है, डेट लाइबिलिटीज होता है, कॉमन लाइबिलिटीज या फिर हाइब्रिड स्टॉक होता है। क्या होता है वो होता है आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये, द टेम्परेरी टैक्स लिमिट टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको, सेस कहते हैं, रेट कहते हैं, फी कहते हैं या फिर सरचार्ज कहते हैं। जो टेम्परेरी टैक्स लीव किया जाता है एडिशनल रेवेन्यू को ऑब्टेन करने के लिए, उसको कहते हैं क्या, सरचार्ज। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इस, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, सम टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज या फिर सम टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ ए बजट डेफिसिट। तो इनमें से बजट डेफिसिट की हमें क्या करनी है, डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। एक सेकंड में ऊपर आप देख लिया, बताएं क्या होगा इसका आंसर, एक सेकंड, हाँ बताएं क्या होगा इसका आंसर। चलिए मैं सीधा आंसर की आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर वो होगा हमारे पास कौन सा, एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीट माइनस बोरोइंग। ओके, बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ये, व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइडेड फॉर बैंक डिपॉजिट्स। तो कितना है, 1 लाख है, 2.5, 5 या फिर 7 लाख है। तो मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइडेड फॉर बैंक डिपॉजिट है वो आपके पास 5 लाख है। नेक्स्ट, डैश इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च ए मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट।
तो कौन सा है वो? ICICI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडसइंड बैंक है या फिर HDFC है? बताइए कौन सा है? तो आपके पास इंडसइंड बैंक है वो। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको RTGS भी कहते हैं, ठीक है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज मैनेज्ड बाई, इसको मैनेज कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ADB, वर्ल्ड बैंक या फिर RBI? कौन करता है इसको? वो करता है आपके पास RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द अपर और मैक्सिमम सीलिंग ऑफ RTGS ट्रांजेक्शन इन इंडिया इज, कितनी है? 10 लाख है, 15 है, 25 है या फिर कोई अपर लिमिट नहीं है इसके लिए? तो बात करें इसका आंसर की तो आपके पास है इट हैज़ नो अपर लिमिट। नेक्स्ट हमारे पास विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स कैम अंडर द रेगुलेशन ऑफ RBI आफ्टर द पासिंग ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल इन 2020? देखिए 2020 में अमेंडमेंट बिल जो लाया गया, ठीक है ना, तो उसी को देखते हुए ये किस कैटेगरी बैंक जो हैं वो अंडर RBI आ रहे हैं वो, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन से हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक्स, ICICI लिमिटेड है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं या फिर निधि कंपनीज हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास कोऑपरेटिव बैंक्स। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्या है ये? PMI स्टैंड्स फॉर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पब्लिक मनी इंडेक्स, परचेजिंग मार्केट इंटरेस्ट या फिर पर्सनल मार्केट इन्वेस्टमेंट? क्या होगा इसका आंसर PMI का? PMI है आपके पास परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ कर्व इज द डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन रिप्रेजेंटेड? ऑप्शंस हैं एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, लॉजिस्टिक या फिर नॉर्मल। तो क्या है इसका आंसर? वो होगा आपके पास लॉजिस्टिक, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या है? हु हेड्स द हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप इन फॉर्म एक्सपोर्ट्स सेट अप बाय द 15th फाइनेंस कमीशन इन 2020? तो किसने इसको हेड करा था? राधा सिंह ने, संजीव पुरी ने, NK सिंह ने या फिर पवन के बोरथाकू ने? किसने करा था ये? संजीव पुरी ने। नेक्स्ट, आफ्टर द पोस्टपोनमेंट ऑफ द 4th 5-year प्लान, एनुअल प्लान्स वर लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इन विच ईयर वाज दिस? तो एनुअल प्लान जो है ना उसको कब लॉन्च किया था फर्स्ट टाइम? 51 में, 56 में, 61 या फिर 66 में? कब करा था इसको? करा था आपके पास 1966 में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या है? नेम द इंडियन बैंक दैट साइन एन MOU, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट विथ केयर रेटिंग्स टू एसेस क्रेडिट क्वालिटी ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SME कस्टमर्स इन 2020? तो कौन सा इंडियन बैंक है जिसने साइन करा था इसे मतलब MOU करा था किसके साथ? केयर रेटिंग के साथ। HDFC है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ICICI बैंक है या फिर एक्सिस बैंक है? तो कौन सा ये? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डू यू हियर द टर्म रिजर्व ट्रेंचे पोजीशन? तो रिजर्व ट्रेंचे पोजीशन आपने मतलब ये कह रहा है कि इसमें किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है ये? वर्ल्ड बैंक से है, OECD से, IMF से या फिर WTO से है? तो किससे है ये आपके पास IMF से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या है? व्हाट % ऑफ शेयर होल्डिंग इन नेशनल हाउसिंग बैंक वाज डाइवर्सिटेड बाय RBI इन 2019? ऑप्शन है हमारे पास 100%, B 60, CA 40 या फिर D 20। तो अगर देखें इसमें आंसर की बात करें तो वो आपके पास 100% है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश हैज़ द हाईएस्ट GDP इंडिया हाईएस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDPO किसका है ये? महाराष्ट्र का, केरला का, पंजाब का या फिर उत्तर प्रदेश का? देखिए ओवरऑल अगर इंडिया में हर एक स्टेट के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र जो है इसका सबसे ज़्यादा क्या है आपको GDP देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज़ द करंट रिजर्व रेशियो? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 2022 के सब इंस्पेक्टर में आया था, ठीक है, और इसका आंसर था आपके पास 4.50। लेकिन आपको ये नहीं याद करना है, ठीक है ना। CRR देखिए, रिजर्व रेशियो हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, यही कैश रिजर्व रेशियो हो गया, ये सारे जो रेशियो रेट जो हैं इन सब के आपने क्या करना है, जैसे एग्जाम हो रहा है तो उसके 10-15 दिन पहले जो भी है, ठीक है ना, मतलब उसी के साथ ही आपने क्या करना है, उनके वो रेट जो है वो याद करना है, ठीक है ना, मतलब वो उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लाया था ताकि थोड़ा याद रहे कि हाँ ऐसी चीज़ें भी देख के जानी एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 24। द FDI पॉलिसी अलोज, FDI मतलब हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अलोज डैश FDI अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर द मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई-कॉमर्स एक्टिविटीज़। तो कितना अलो कर रही है? 25%, 50%, 75% या फिर 100%? तो FDI के लिए अगर बात करें तो मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास है कितना? 100%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ऑन व्हाट टाइप ऑफ गुड्स इज द काउंटर वेलिंग ड्यू टू इम्पोज्ड ऑन?
ऑप्शन से इम्पोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्टेड लोकल या फिर रेयर गुड्स। क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास इम्पोर्टेड गुड्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या है, द रेट एट विच आरबीआई परचेसेस आर री डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं उसको? इंटरेस्ट रेट कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं या फिर सिस्टम रेपो कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं बैंक रेट। सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस कमेटीज इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। कौन सी जुड़ी हुई है? वगुल कमेटी है, एगोश कमेटी है, नरसिम्हन कमेटी है या फिर रघुराम राजन कमेटी है। क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास रघुराम राजन कमेटी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो कौन सा कंपोनेंट यहाँ से जो है वो इंक्लूड करता है, उसमें होता है उसमें रेशियो ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स पर 100 पीपल इन एन एरिया, द बर्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल या फिर द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू न्यूमोनिया एंड डायरिया। तो HD ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये दो चीज़ें भी होती हैं। कौन सी? बर्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, नेक्स्ट है, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। पहला हमारे पास GDP इज अ स्पेसिफिक मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर दैट डज नॉट इंक्लूड एस्पेक्ट्स लाइक लीजर टाइम, इन्वायरमेंटल इक्वालिटी, फ्रीडम, सोशल जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी। हाँ, GDP में ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है ना। हाँ, ये तो पहले तो ठीक है। दूसरी, पर कैपिटा इनकम इंक्लूड्स एंड ऑल्सो इंडिकेट्स द लेवल ऑफ इनकम इक्वालिटी अमंग पीपल। तो ऐसा भी क्या ये इसमें ये चीज़ है जो इसमें इंक्लूड होता है और ये इंडिकेट करता है कि जो लेवल ऑफ इनकम इक्वालिटी अमंग पीपल जो है इसके बारे में बताता है। तो अगर आंसर की बात करें तो ये वाली गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो ये रहेगा कि इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंक्लूड्स मशीनरी, वर्क प्लांट्स, इक्विपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड गुड्स दैट आर डिजाइन टू इंक्रीज द इकोनॉमीज पोटेंशियल। मतलब क्या कहते हैं उसको? कौन सी होती है वो? फिक्स्ड कैपिटल होती है, वर्किंग होती है, कैपिटल प्रोडक्टिविटी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं वो तो आपके पास फिक्स्ड कैपिटल। ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या है, डैश डैश इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग अ गिवन ईयर अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं उसको? पोटेंशियल GDP होती है वो, नॉमिनल होती है, एक्चुअल होती है या फिर रियल GDP होती है। तो अगर आंसर की बात करें तो वो होती है आपके पास कौन सी? रियल GDP, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। द डैश डैश elasticity of supply and demand for rental hostings in the dash dash the greater will be the shortage of rental hosting units as a result of imposition of rent control act। बताएं क्या होगा इसमें? ग्रेटर मतलब द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर रेंटल होस्टिंग्स इन द लॉन्ग रन द ग्रेटर विल बी द शॉर्टेज ऑफ रेंटल होस्टिंग्स। ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास ए पार्ट, द ग्रेटर द elasticity of supply and demand for rental hostings in the long run the greater will be shortage of rental hosting units as a result of imposition of rent control act। next, identify the indirect tax from the following options। indirect बताना हमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एनुअल टैक्स या फिर कैपिटल गेन्स। अभी हमने करा ये कॉन्सेप्ट के बस सेल्स टैक्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या है, which law states that the consumer will distribute his money income between the goods in such a way that the utility derived from the last rupee spent on each good is equal। तो कौन सा लॉ ये इसके बारे में बताता है? लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है या फिर लॉ ऑफ सप्लाई है। बताएं, वो होगा आपके पास लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ द कमोड इकोनॉमी। ऑप्शन से लैक ऑफ एफिशिएंसी इन रिसोर्स एलोकेटिव, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या फिर मैक्सिमम सोशल सेटिस्फेक्शन। वो होगा आपके पास आंसर लैक ऑफ एफिशिएंसी इन रिसोर्स एलोकेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू डोमर्स ग्रोथ मॉडल ग्रोथ इन कैपेसिटी आउटपुट विल बी रियलाइज्ड ओनली इफ डैश डैश इंक्रीज बाई सफिशिएंट अमाउंट। क्या? मनी सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, मनी डिमांड या फिर एग्रीगेट डिमांड। तो अकॉर्डिंग टू डोमर्स ग्रोथ मॉडल ग्रोथ इन कैपेसिटी आउटपुट विल बी रियलाइज्ड ओनली इफ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस बाई ए सफिशिएंट अमाउंट। डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ए डिक्रीज इन द वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन हिज डिमांड कर्व फॉर ए गुड। ऑप्शन से लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व या फिर अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। तो क्या होगा? वो होगा आपके पास लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डेट फाइनेंसिंग बजट डेफिशिएंट इज ऑल्सो नोन, इसका कहते हैं उसको मनी फाइनेंसिंग ऑफ बजट डेफिसिट कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं या फिर बॉन्ड फाइनेंसिंग ऑफ बजट डेफिसिट कहते हैं। बताएं क्या होगा, कहते हैं क्या होगा इसका आंसर?
वो कहते हैं इसको बॉन्ड फाइनेंसिंग ऑफ बजट डेफिसिट। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डैश डैश एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होती है? इम्परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या होती है? पैरेलल होती है एवरेज रेवेन्यू कर्व के, या फिर लाइज बिलो, या फिर लाइज अबव, या फिर कोइंसाइड्स। तो क्या होती है? लाइज बिलो द एवरेज रेवेन्यू कर्व। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी? तो इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? कॉस्ट स्टडी, मनी सप्लाई, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो माइक्रो आप मतलब इसमें माइक्रो लेवल पर आपने जाना इसमें, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो वो आपके पास कार इंडस्ट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डबलिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी ऑन द प्राइस लेवल? तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मनी कहता है कि क्या इफेक्ट होगा अगर क्या होता है डबलिंग होती है क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है, ऑन द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल विल रिमेन सेम, प्राइस लेवल विल बी हाफ्ड, प्राइस लेवल विल रेज बाई फैक्टर 4, या फिर प्राइस लेवल विल आल्सो गेट डबल्ड। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। थ्रू विच मेथड कंपनीज में रेज कैपिटल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बाय मेकिंग ए राइट्स इशू? तो किस मेथड से जो कंपनीज हैं वो रेज कर सकती है कैपिटल? ऑप्शन हमारे पास इशू बाय ऑफर फॉर सेल, ऑफरिंग राइट्स इशू, इशू बाय प्रोस्पेक्टस, या इशू बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। बताएं, वो होगा आपके पास ऑफरिंग राइट्स इशू। नेक्स्ट, द इनडिफरेंस कर्व इज रिलेटिवली डैश डैश इन इट्स राइट हैंड पोर्शन, या रिलेटिवली डैश डैश इन इट्स लेफ्ट हैंड पोर्शन। अब देखेंगे तो ये आपकी ऐसी होती है इंडिफरेंस कर्व, है ना। तो इसमें है कि राइट हैंड पोर्शन में कैसी होगी? तो राइट हैंड पोर्शन में अगर देखेंगे, राइट हैंड पोर्शन आपके पास ये होगा, यहाँ पर क्या दिखेगी हमें? फ्लैटर दिखेगी, ठीक है ना। तो मतलब शुरू में क्या होगा? फ्लैटर होगा। तो यहाँ पर शुरू में फ्लैटर है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। या तो ये होगा या फिर ये होगा। एंड रिलेटिवली डैश डैश इन इट्स लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में आपके पास स्टिपर होती है, तो मतलब पहले फ्लैटर फिर स्टिपर। इसका मतलब सी पार्ट हमारे पास क्या रहेगा? आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। देखिए, व्हाट ट्रांजैक्शंस आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? तो कैपिटल अकाउंट जो कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो इंक्लूड कर जाते हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में? रिमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो क्या किया जाता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, इन विच मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन द गवर्नमेंट सेल्स इट्स शेयर्स इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर? तो किस मेथड में इसमें प्राइवेटाइजेशन के किस मेथड में जो गवर्नमेंट क्या करती है? सेल करती है अपने शेयर को, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास मैनेजमेंट, एम्प्लॉय बायआउट्स, सेल टू फॉरेनर्स, इक्वल एक्सेस वाउचर प्रोग्राम, या फिर स्ट्रेटेजिक सेल। तो अंडर स्ट्रेटेजिक सेल। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? विच पॉलिसी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एग्री एक्सपोर्ट जोन्स टू गिव प्राइमेसी टू प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स? तो कौन सी पॉलिसी जो इसने किस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा था, जो कंसेप्ट लाई थी किसका? एग्री एक्सपोर्ट जोन्स को लेकर, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को क्या करना है? मतलब उसको प्रायोरिटी पर रखना है, ठीक है ना, उसको प्रमोशन को लेकर। तो कौन सी पॉलिसी लाई थी? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सिम पॉलिसी, या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? देखिए अगर आंसर की बात करें तो हमारे पास कौन से? एक्सिम पॉलिसी 2001। एक्सिम क्या हो गया? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 47। थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है इसलिए हम ऐसे ही मतलब देखें क्वेश्चन आंसर से कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं, ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं, या फिर संक कॉस्ट कहते हैं। देखिए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कहते हैं क्या? प्राइम कॉस्ट, ठीक है। और फिक्स जो होती है उसको कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। इसका आंसर हमारे पास ये है, ठीक है, बी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है ये? ऑन द एव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान industries manufacturing intermediate products were established, okay, but their production was dash dash as productive capacity was considerably dash dash the requirements। तो सबको मालूम है कि जो फर्स्ट अगर इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था ना, उसमें जो इसमें इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट थे ना, जो भी इन्होंने क्या करा था इस चीज़ को शुरू का था, लेकिन उसमें प्रोडक्शन जो थी वो क्या थी? वो कम थी, ठीक है। मतलब क्या थी? वो स्मॉल थी, ठीक है ना। एज प्रोडक्टिव कैपेसिटी वॉज कंसिडरेबली बिलो द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। तो बी पर इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच लॉ इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का एक्सटेंशन कौन सा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, या फिर लॉ ऑफ डिमांड है? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ओके,
चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। हाँ, द डैश डैश द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, द डैश डैश द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या होगा, जितना ग्रेटर क्या होगा कैपिटल फॉर्मेशन होगी, उतनी ग्रेटर क्या होगी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा होगा, डी पार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम HYVP वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली, कितनी क्रॉप्स तक रिस्ट्रिक्ट है ये, 7, 5, 2 या 3। तो आपके पास है बी पार्ट 5। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। विच फैक्टर कन्वेज इन्फॉर्मेशन टू द फर्म्स अबाउट हाउ इंडिविजुअल वैल्यू डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। तो कौन सा फैक्टर जो कन्वे कर रहा है इन्फॉर्मेशन टू द फर्म्स के इसमें हाउ इंडिविजुअल्स वैल्यू डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। इनइक्वालिटी है, प्राइसेस है, इंसेंटिव्स है या फिर प्रॉफिट्स है, बताएं कि कौन सा फैक्टर है वो आपके पास है प्राइसेस। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 53। Which deposits can be withdrawn through checks, but there are limits to the amount withdrawable in a week or a month। तो ऑप्शन है हमारे पास डिमांड डिपॉजिट्स हैं, डिमांड कर्व है, टाइम डिपॉजिट्स है या फिर सेविंग बैंक डिपॉजिट्स हैं। हम में से बहुत सारे मतलब एक बिजनेसमैन वगैरह उनको छोड़कर हम कौन सा ही करते, सेविंग बैंक डिपॉजिट से ही होता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट वाज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एसेट्स in respect of monopolies and restrictive trade practices MRTP and dominant undertakings under the new industrial policy of 1991। तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो थी एसेट्स के लिए रिस्पेक्ट मोनोपोलिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर, ठीक है ना, तो क्या थी वो लिमिट, क्या थी, 100 करोड़ थी, 50 थी, 101 या फिर 9 नो लिमिट। तो अगर बात करें तो 1991 में नो लिमिट हो गई थी, लेकिन उससे पहले देखेंगे ना 25 भी हुआ, 50 हुआ था, फिर 100 हुआ था, लेकिन बाद में ये खत्म हो गया सारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास द नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड ड्यूरिंग एक्सचेंज इन ए ईयर इज रेफर्ड एज, क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं, वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, क्वांटिटी मनी कहते हैं या फिर क्वालिटी मनी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। ए पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 56। क्या है ये, विच कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है या फिर मार्जिनल कॉस्ट। तो कहते हैं आंसर की बात, आंसर हमारे पास कौन सा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 57। क्या है ये, विच इंस्टीट्यूशन इज कैटेगराइज्ड एज द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसको 2 बार आ गया, ऑफ द मनी मार्केट। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट किसको कहते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, मनी लेंडर है, इंडिजिनियस बैंकर्स है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड है या फिर अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है। कौन सा आंसर होगा, वो होगा आपके पास सी पार्ट, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसिंग ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58। क्या है, what will be the effect of rise in price of a commodity on the total expenditure when demand is inelastic। तो क्या इफेक्ट होगा प्राइस इसमें राइज इन प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी का, ठीक है ना, टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जब डिमांड क्या होगी, इनलास्टिक होगी। टोटल एक्सपेंडिचर विल रिड्यूस टू जीरो या फिर टोटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर टोटल एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज या फिर टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। तो इस केस में क्या होगा, इफेक्ट राइज इन प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी होगा, इसमें क्या होगा, जो टोटल एक्सपेंडिचर वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज 3 ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स बिकॉज, क्यों कहते हैं इसको, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस वजह से, या फिर फिक्स्ड फैक्टर इज टू मच रिलेटिव टू द वेरिएबल फैक्टर, या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज नेगेटिव ड्यूरिंग दिस स्टेज, या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर इज नेगेटिव। क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज नेगेटिव ड्यूरिंग दिस स्टेज, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेड ऑन द स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड इन द 5-year प्लान इज क्लासिफाइड एज, कैसे क्लासीफाई करते हैं उसको, प्लान एक्सपेंडिचर होता है वो, नॉन प्लान होता है, ट्रांसफर पेमेंट होता है या फिर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, कौन सा होता है वो, प्लान एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट, विच कमोडिटी इज क्लासिफाइड एज ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड कौन सा, कोका कोला है, फूड है, मिल्क है या फिर होस है, तो कौन सा है वो होगा आपके पास होस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। विच टैक्स विल कैटेगराइज एज डायरेक्ट टैक्स, कौन सा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, सेल्स टैक्स है या फिर कॉर्पोरेट टैक्स है। देखिए ये भी चीज़ याद रखना कि जो जीएसटी है वो आपके पास कौन सी है, इनडायरेक्ट टैक्स है वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पर कौन सा है, कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास देखिए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 63। एज एन इंडिविजुअल परचेजेस मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड द मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन, क्या होती रहेगी वो मार्जिनल यूटिलिटी, डिक्रीज होती रहेगी, कन्वर्ट होती रहेगी, इंक्रीज या फिर फ्लक्चुएटिंग, तो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट, विच ट्रांजेक्शन इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो कौन सी इसमें इंक्लूड की जाती है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना।
इंटरेस्ट ऑन क्लेम्स, बैंकिंग, पेमेंट्स ऑफ क्लेम्स या फिर इंटरेस्ट पेड इन क्लेम्स, वो तो आपके पास पेमेंट ऑफ क्लेम्स, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65। द सेंट्रल एलिमेंट इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द डैश डैश 5 प्लान इज द जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। तो कौन से 5 प्लान की बात हो रही है, ये फर्स्ट है, फिफ्थ है, सेवंथ या फिर थर्ड का है? तो सेंट्रल एलिमेंट इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द 7th 5-year प्लान इज द जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उसको, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड या फिर संक कॉस्ट। अभी हमने ऊपर करा है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको कहते हैं क्या, ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। इंडियन एग्रीकल्चर वाज डैश डैश इन नेचर ऑन द अबव द फर्स्ट 5 प्लान। तो आपको पता है इंडियन एग्रीकल्चर क्या थी शुरू में, ऑप्शन से बैकवर्ड एंड क्वालिटेटिव ट्रेडिशनल थी, एंड ऑप्शंस देख लें आप। देखिए पहले में क्या थी, बैकवर्ड एंड क्वालिटेटिवली ट्रेडिशनल थी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68। अंडर डैश डैश देयर इज कंपटीशन अमंग द फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। तो किस कंपटीशन में ये अगर आप देखेंगे तो फ्यू फर्म्स होती हैं और उनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, ठीक है ना, ये एक जैसे भी होते हैं, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वो, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है या फिर प्योर ओलिगोपोली होता है। तो कौन सा होता है वो, प्योर ओलिगोपोली थे, ठीक है। देखिए मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सारे बहुत सारे अगर देखेंगे तो अलग अलग ये डेफिनेशंस हैं, इसमें अलग अलग टॉपिक हैं। तो अगर आपको वो सारा क्लियर है तो तभी आपको ये क्वेश्चन भी बहुत सारे समझ आना है, वरना ये ऊपर से चले जाना। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ द गुड विच इज परचेज्ड एंड सोल्ड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं, एक्सेस सप्लाई कहते हैं या फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। बताएं क्या कहते हैं इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। हाउ विल मार्जिनल प्रोडक्ट रिएक्ट व्हेन टोटल प्रोडक्ट राइसेस एट डिमिनिशिंग रेट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा होगा उस वक्त, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट रिमेंस सेम, एमपी फॉल्स बट रिमेंस पॉजिटिव, एमपी राइसेस, एमपी फॉल्स बट रिमेंस नेगेटिव। क्या होगा इसका आंसर बताएं, वो होगा आपके पास एमपी फॉल्स बट रिमेंस पॉजिटिव। नेक्स्ट, विच मार्केट कंसिस्ट्स ऑफ द न्यू इश्यूज मार्केट एंड द स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन से गिल्ट एज्ड मार्केट, डेट मार्केट, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट या फिर कॉल मनी मार्केट। वो आंसर की अगर बात करें ना तो वो होगा आपके पास कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72। व्हेन द टू गुड्स आर द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर देन द इंडिफरेंस कर्व इज, तब क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड, कन्वेक्स या कनकेव। आंसर की बात करें तो वो होती है तब क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72। देखिए, विच मेजर विल इंक्रीज द नेशनल इनकम and employment when the economy is fully utilizing its given resources। तो ऑप्शन से हमारे पास हायर कैपिटल एक्यूमुलेशन, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड या फिर टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन। तो वो होगा कौन सा मेजर होगा, वो हायर कैपिटल एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73। चीपर इंपोर्टेड गुड्स वाज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनबैलेंस्ड ग्रोथ, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म या फिर लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो चीपर इंपोर्टेड गुड्स वाज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नेक्स्ट, विच एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी वाज पुट इनटू प्रैक्टिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द खरीफ सीजन ऑफ 1966। ऑप्शन से हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम, नेशनल सीड्स पॉलिसी, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरियाज प्रोग्राम। क्या होगा इसमें आंसर, वो होगा आपके पास हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द गुड इज इक्वल टू, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड अपॉन प्राइस ऑफ द गुड किसके बराबर होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिमांड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एवरेज यूटिलिटी ऑफ डिमांड या फिर एवरेज यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या होगा वो होगा आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। नेक्स्ट, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए फर्म्स एवरेज रेवेन्यू कर्व एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 1 देन द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी, तब क्या होगी, मार्जिनल रेवेन्यू तब क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, लेस देन 1 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। तब होगा मतलब आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77। विच चेंज विल आरबीआई अंडरटेक व्हेन देयर इज रिसेशन और डिप्रेशन इन द इकोनॉमी। ऑप्शन से सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट हो, राइज इन द कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीज इन द रेपो रेट या फिर रिडक्शन इन द बैंक रेट। तो क्या करेगा उस वक्त आरबीआई, वो करेगा रिड्यूस करेगा किसको, बैंक रेट को। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78। इन विच इकोनॉमी द गवर्नमेंट प्लेज द कंप्लीट रोल, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कहाँ पर रोल होता है इसका, पूरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, सी पार्ट इसका आंसर है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ए टाइम रेट? ऑप्शन से करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, करंट मंथली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, यूजुअल वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। तो आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, द कंपल्सरी पेमेंट मेड बाई ए पर्सन हु रिसीव्स इन रिटर्न ए पर्टिकुलर बेनिफिट और सर्विस फ्रॉम द गवर्नमेंट इज एफर्टाइज। क्या कहते हैं उसको? फी है, फाइनेंस है, रेवेन्यू या फिर टैक्स है? वो कहते हैं इसको फी कहते हैं। ये बात। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81, डोमार्स एनालिसिस ऑफ इनकम इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन द डैश डैश एंड इनकम डिटर्मिनेशन। ऑप्शन से हमारे पास सैमुअल्सन थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर, किनेशियन थ्योरी ऑफ मल्टीप्लाई, स्लो थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर और लेविस थ्योरी ऑफ मल्टीप्लाई। तो डोमर्स एनालिसिस ऑफ इनकम इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन द किनेशियन थ्योरी ऑफ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स? क्या? प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, प्रेफरेंस प्रोडक्शन कर्व, प्रोडक्शन कॉस्ट कर्व या फिर प्रेफरेंस इंडिफरेंस कर्व? आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी में कौन सी है यहाँ पर? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, मार्केट डिमांड फॉर एप्पल्स है या फिर एग्रीगेट डिमांड है? तो मैक्रो इकोनॉमिक अगर बात करें तो वो होगा आपके पास एग्रीगेट डिमांड। मैक्रो इकोनॉमिक में ओवरऑल होगा है। नेक्स्ट है, डैश डैश इनकम इलास्टिसिटी सिग्निफाइज दैट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड इज क्वाइट अनरिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन द इनकम। मतलब जीरो इनकम इलास्टिसिटी या फिर यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास जीरो। ए पार्ट, जीरो इनकम इलास्टिसिटी सिग्निफाइज दैट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड इज क्वाइट अनरिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन इनकम। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन द डैश डैश अकाउंट एंड बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड इज रिकॉर्डेड इन द डैश अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखेंगे तो इंपोर्ट ऑफ मशीनरी जो है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? वो कहते होती है आपके पास करंट में। कहाँ पर होती है? करंट अकाउंट में होती है, ठीक है। एंड बोरिंग जो होती है अब्रॉड से वो होती है आपके पास कहाँ पर? कैपिटल अकाउंट में होती है। सी पार्ट का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये हो गया। हाँ देखिए क्या है, विच मेजर हैज़ बिन अडॉप्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम इन 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? तो कौन सा मेजर जो है अडॉप्ट करा था? कैपिटल फ्लोज रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन या फिर पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स? तो आपको पता ही है कि 1991 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा थी और मनमोहन सिंह आपने देखा होगा कि उनका काफ़ी नाम इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं के टाइम ये क्या हुआ था, इस सबको कंट्रोल किया गया था, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन हुआ था उसमें, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज ट्रांसफर पेमेंट्स? ऑप्शन से ओल्ड एज पेंशंस, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन या फिर एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस? तो विच एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज ट्रांसफर पेमेंट्स? वो होगा आपके पास ओल्ड एज पेंशंस। ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ? ऑप्शन से हाउस होल्ड एंड फर्म्स, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, फर्म्स एंड फॉरेन सेक्टर या फिर फर्म्स एंड गवर्नमेंट? ऑप्शन आंसर हमारे पास कौन सा? हाउस होल्ड एंड फर्म्स। चलिए थोड़े क्वेश्चन हैं, फर्स्ट करने की पूरी कोशिश की भी है और जल्दी करें। व्हाट चेंज विल आरबीआई अंडरटेक टू चेक इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी? ऑप्शन से रिडक्शन इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट, रिडक्शन इन द बैंक रेट, राइज इन द रेपो रेट या फिर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट? तो व्हाट चेंज विल आरबीआई अंडरटेक टू चेक इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी? वो आपके पास राइज इन द रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, विच मेजर ऑफ macroeconomic stabilization programs suggested that the accumulation foreign exchange reserves would move Indian economy to a somewhat stable, ठीक है, and sustainable balance of payments position in the post reform period? तो मतलब कौन सा यहाँ पर कौन सा मेजर जो इस माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन से जुड़ा हुआ, जो सजेस्ट कर रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी को क्या करेंगे, एक समवट क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे, ठीक है ना, अनसस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन में लाएंगे इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एडजस्टमेंट है, कैपिटल फ्लोज रिफॉर्म्स है या फिर ट्रेड रिफॉर्म्स है? तो कौन सा मेजर बता रही है? ये आपके पास है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एडजस्टमेंट। बी पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91, द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल इन द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, इक्वल टू जीरो या फिर लेस देन यूनिटी? तो क्या होगा इसमें? इक्वल टू यूनिटी होगा। नेक्स्ट, विच मेजर इंट्रोड्यूस द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी इन द फॉर्म ऑफ ए पैकेज प्रोग्राम इन सेलेक्टेड रीजन्स ऑफ द कंट्री 1966? तो कौन से मेजर इंट्रोड्यूस करे थे इसमें? किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा था? लैंड रिफॉर्म्स को, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स को, इंस्टीट्यूशन क्रेडिट को या फिर कॉर्पोरेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स को?
तो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स जो हैं इनको इंट्रोड्यूस करने पर क्या था, जो नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी जो थी वो क्या करी थी, लाई थी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेज प्रोग्राम इन सेलेक्टेड रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93। डैश रेफर्स टू दोज थिंग्स इन इकोनॉमिक्स फॉर विच लेस इज प्रेफर्ड और मोर। तो किसकी बात हो रही है, ये यूटिलिटीज़ की है, गुड्स की है, एक्सटर्नलिटीज़ की है, फिर बैड्स की है। तो आंसर आपके पास बैड्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी ऑन द टोटल रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज इलास्टिक। तो इफेक्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन द टोटल रेवेन्यू क्या होगा जब डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। टोटल रेवेन्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज या डिक्रीज होगा, टोटल रेवेन्यू विल रिमेन सेम होगा, या टोटल रेवेन्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए इफेक्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी होगा टोटल रेवेन्यू के ऊपर, रेवेन्यू क्या होगा आपके पास, डिक्रीज ही होगा, ठीक है, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट डील्स विद डिमांड मैनेजमेंट। तो ऑप्शन है हमारे पास इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, या फ्रैगile बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। वो होगा आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट, द शॉर्ट रन्स सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म मस्ट ऑलवेज स्लोप अपवर्ड टू द राइट टू इनफिनाइट टू जीरो, या फिर अपवर्ड टू द लेफ्ट। द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म ऑलवेज स्लोप अपवर्ड टू द राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97। The combination of goods that lie outside or beyond a given production possibility curve are called as। ऑप्शन से unattainable combination of goods, attainable combination of goods, scarcity, या फिर opportunity cost। क्या कहते हैं इसको, unattainable combination of goods। नेक्स्ट, which economy is also known as capitalist economy। ऑप्शन से mixed centrally planned economy, socialist, या फिर market economy। तो which economy is also known as capitalist economy, वो होती है आपके पास market economy, डी पार्ट इसका आंसर है। और आज का नहीं, अभी एक और क्वेश्चन, मतलब आज का है लेकिन सेकंड लास्ट है। विच फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन अर्बन एरियाज, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज, सीजनल, या फिर इंडस्ट्रियल। तो वो होती है आपके पास कौन सी, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन इज कैटेगराइज्ड एज अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। कौन से इंस्टीट्यूशन को कैटेगराइज करा गया एज अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, मनी लेंडर्स से, इंडिजीनियस बैंक से, निधीज, या फिर फॉरेन बैंक से। तो कौन सा है वो होता है आपके पास निधि से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास आगे भी हैं लेकिन हम रखेंगे ये वीडियो इतनी, ठीक है ना। इसमें हमारे पास 100 क्वेश्चंस। अब आपको 2 वीडियोस और देखनी है, ठीक है, पूरी है 3, एक आपने देख ली है, 2 आपको और देखनी है इस इंडियन इकोनॉमी को लेकर, ठीक है। बाकी हाँ चलिए, अब जैसे हमने पहली वीडियो में भी एक इसमें अगर आप देखेंगे एक प्राइस रखा था, जिसने भी वो उसका जवाब दिया था, तो उसका प्राइस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब कल तो नहीं मिला था लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर ये आगे आने वाली वीडियोस की बात करें तो इकोनॉमिक्स में हमने ऐसे कोई भी नहीं रखा है, ठीक है ना, प्राइस वगैरह को लेकर। आगे आने वाले जो दूसरे MCQs होंगे, जिसमें अगर आप देखेंगे इसमें जम्मू कश्मीर को लेकर जब वो लाएंगे तो उसमें थोड़ा रखेंगे कुछ प्राइस विनिंग भी, इसमें क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें आप जीत सकते हो, ठीक है ना। बाकी देखिए वो होता क्या है, क्या प्राइस रहता है, वो उसी वीडियो में उसी क्वेश्चन में ही बता दूंगा, ठीक है। बाकी हाँ चलिए, वीडियो अगर आपको लगी अच्छी तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे नए वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचती है। अच्छी रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।